अगर आप लाइव हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप वॉइस वगैरह क्लियर है या विजिबल है हर चीज़ें, तो उस हिसाब से तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको कोई भी है अगर लाइव, तो उसको आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे लेक्चर को स्टार्ट करें हम जल्दी से। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो उसको हम देख लेंगे। पहला ये लाइव लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ मैं, कारण इसका पहला ये बन जाता है, रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कई क्वेश्चन लाइव डाउट रहते हैं जिनको मैं इसी के थ्रू आपको बता दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने सोचा कि लाइव ही लेंगे, और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि जब ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि लाइव ही क्वेश्चंस लेक्चर्स लेकर आएंगे, जिससे आपके सारे डाउट एक साथ हम क्लियर करके लेके चले। ठीक है, तो हमारा लेक्चर है आज का, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, और ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक है। और कुछ क्वेश्चन पहले जितने भी जुड़ेंगे, इससे पहले मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं जो हमको ज़रूरी जानने हैं। पहली बात, क्वेश्चन ये था कि मेंस आ रहा है आपका फरवरी में है, और कुछ डेट तो है नहीं, क्योंकि अभी कैलेंडर आपने देखा होगा मेंस का, एसएससी का। तो कई लोग कह रहे थे कि फरवरी में है, तो पहली बात तो डेट कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फरवरी में होगा। फिर भी हमारा टारगेट है कि हिस्ट्री का बैच वहाँ तक हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम जल्दी से लेकर चलेंगे, बट मेरा मानना ये था कि जितना भी हो सके हम कोशिश करेंगे कि जिससे कि जल्दी से इसको कंप्लीट करें, क्योंकि सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो फैब में हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए यहाँ से बहुत सारे। तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। तो मेरे हिसाब से हम मेन से जो भी आपका होगा, मेरे हिसाब से फैब होगा, तो उससे पहले हम उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। और लाइव लेक्चर्स जितने भी होते हैं मैं आपको अब 7:30 PM में ही लेकर आऊँगा, और कोशिश ये रहेगी कि हम सबसे ज़्यादा हम लाइव लेक्चर्स लें, जिससे अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो उसको हम जल्दी से क्लियरली उसको समझ जाए। बाकी दूसरी पॉइंट, रिकॉर्डेड लेक्चर तो आते रहेंगे। और एक चीज़ और, जो स्टैटिक जी के ज़्यादातर बच्चों ने कॉम्बो बैच ले रखा है, जो स्टैटिक से भी जुड़े हैं, हिस्ट्री से भी जुड़े हैं, तो स्टैटिक से जुड़े हैं, कई लोग कह रहे थे कि उसमें लेक्चर्स नहीं आ रहे। देखिए, सिलेबस ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हमने कंटेंट कर लिए जो इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कंटेंट हमारा भी जिसको कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे या टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे हमारे घराना हो गया, डैम्स हो गए। वैसे तो ये डैम वगैरह जो आपका टॉपिक है, बांध, ये सारा आपका ज्योग्राफी का होता है, फिर भी मैंने आपको बोला था कि चलिए इसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे आपके कुछ और टॉपिक छूट रहे हैं जो माइनर से हैं, जैसे आपके पासेस जिसको कहते हैं, दर्रे, इनको हम देखेंगे। तो ये हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसको हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे स्टैटिक जीके में। पर मैं अभी हाल ही में घराना वाला जो टॉपिक है उसको पूरे तरीके से कंपाइल करा था, 1-2 दिन में वो लेक्चर आपको स्टैटिक जीके वाले कोर्स में हम लाइव लेकर उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। हाँ, रवि रजक का नाम आ रहा है, कह रहे सर घराना, हाँ बिल्कुल 100% उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें टाइम लगेगा। टाइम का कारण ये है, मेन जो पर्पज़ मैं बता रहा था, कि अगर मैं आपको टॉपिक जल्दी से करा के निकल जाऊँ तो वो कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं घराना से रिलेटेड, घराना। तो मेरा यही टारगेट है कि एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, डिटेल में हम बात करेंगे उसमें, कि उसको याद रखने में भी आसानी हो जाए, तो उसको जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। तो और बाकी यूट्यूब पे एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है तो यूट्यूब पे हम इसको लाइव लेक्चर भी लेकर आएंगे, इसी घराने के ऊपर लेकर, जिससे कुछ पॉइंट अगर आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए स्ट्रेटेक जी के काम इसमें लेके चल रहे हैं और वहाँ पर नहीं मिल रहा आपको, तो यूट्यूब की क्लासेस भी आप देख लीजिएगा, कुछ एडिशनल कुछ कंटेंट होगा तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल ही जाएंगी। राइट। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, हिस्ट्री वाले जो जुड़े हुए हैं कह रहे थे पीडीएफ के बारे में, जो ओल्ड पीडीएफ थी जो मैंने अभी हाल ही में उसको अपडेट नहीं करा था, वो मैं आपको जल्दी ही इसी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पर जाइएगा, अगर आप इस लेक्चर को अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, जिसको आप प्रिंट आउट एक उसका निकलवा लीजिएगा, और कुछ अगर आपको लगेंगे कि नई नई चीज़ें हैं उसको नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जो मैं भी आपको दे रहा हूँ। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि वेट कर लेते हैं, तो आपको जब भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और मैं टारगेट लगा रहा हूँ कि फैब फर्स्ट वीक तक इसको ख़त्म कर देंगे, फैब जनवरी के एंड तक हम इसको ख़त्म कर देंगे हिस्ट्री के कोर्स को। तो आपको चैप्टर वाइज वैसे ही हर जगह मिल रही है, तो आप इनको प्रिंट आउट निकालते रहिए, जिससे आपको कुछ क्लियरिटी मिल जाए। बाकी कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो बस ये मेरे को आपको बतानी थी जो जो चीज़ें थी। अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का। देखिए, दिल्ली सल्तनत का हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं बता चुका था बहुत पहले भी आपको, कि गुलाम था वो, और मोहम्मद गौरी ने उसको छोड़ा था यहाँ पर, कि एक तरीके से मुस्लिम शासक तरीके से रहे कोई, और ये देश मुस्लिम राष्ट्र बनाने के पर्पज से भेजा था। ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश को बनाने का मैंने आपको कारण बता दिया था। तो इल्तुतमिश क्या करता है, 1210 से बैठ जाता है और ये 1236 तक करता है काम। और मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये बताया आपको कि इसने इसको कार्यभार को संभाला था। अब आपकी क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उन सभी चीज़ों को देखेंगे, बट एक लंबी कहानी भी समझेंगे जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेते हैं कि इल्तुतमिश क्या था। देखिए दामाद था, ये किसका था, ये दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का। पहली बात दामाद था, दूसरा भतीजा भी था ये। सेम कहानी इसकी उसी की जैसे थी, जैसे कि हमने कई बार आपने पढ़ा होगा जलालुद्दीन खिलजी, जब हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी को, उसी की जैसे अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था, दामाद था, सेम वही कहानी इसकी भी थी इल्तुतमिश की। और ये वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा था। बट इसको ऐसा मान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का एक शांति प्रिय, अगर आप शासक बोलेंगे तो इसको गलत नहीं कहा जाएगा। इल्तुतमिश का अगर आप पूरे ऐतिहासिक तौर पे देखेंगे तो कहीं भी इसका कोई युद्ध का वर्णन नहीं किया गया, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा ये लड़ाई वगैरह में भरोसा नहीं रखता था और इसके टाइम पे इतना ज़्यादा तनाव देखने को नहीं मिला। बट एक क्वेश्चन में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे चंगेज़ खां के बारे में। चंगेज़ खां, मैंने आपको बताया था चंगेज़ खां, अभी हम इसके ऊपर अलग से मैं एक लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा हिस्ट्री के ऊपर। तो जो चंगेज़ खां था, इसने ही आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में अटैक करने वाला था भारत में। उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए पहली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और ये भतीजा था। एक क्वेश्चन आ चुका आपके एसएससी के एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा, राइट। फिर क्या देखिए लिखा हुआ है, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह से शासन छीन लिया था। सबसे जरूरी क्वेश्चन क्या बनता है, हमारे एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना। और ये मैं एसएससी का ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, शायद जितना मुझे याद है कि 2018 के सीएचएसएल में पूछा गया था। और 90% बच्चे इसको गलत करके आए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑप्शन में इल्तुतमिश भी था और उसके बाद था आराम शाह। अब ज़्यादातर बच्चों ने क्या करा, आराम शाह को राइट आंसर ना लगा के इल्तुतमिश को लगा दिया, जो सबसे गलत क्वेश्चन माना जाता है। देखिए आराम शाह कुछ समय के लिए बना था। यहाँ पर आराम शाह मैंने आपको इंग्लिश में भी दे रखा है, दोनों बाइलिंगुअल कंटेंट है, आप देखते रहिएगा। कुछ भी क्वेश्चन है लाइव, अगर जितने भी जुड़े हुए हैं आप क्वेश्चन यहाँ पर भेज दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मेन पर्पज लाइव लाने का यही है, ठीक है। अच्छा, आराम शाह बन जाता है, इसके बाद शासन कुछ दिन तक रहता है। ये माना जाता है, जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे, मैं एनसीईआरटी बेसिस भी जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, तो ये माना जाता है कि 10 से 15 दिन तक ही ये एक शासक के तरीके से रहा था दिल्ली सल्तनत में, आराम शाह। बट मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश बहुत दूरगामी, अगर हम बात करेंगे, कि बहुत लंबी सोच रखता था कि किस तरीके से मुझे रखना है। इंटेलिजेंट शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। तो इसने समझ लिया था कि किस तरीके से इसको हटाना है और ये आराम शाह को हटा देता वहाँ से। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि सबसे पहला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है आराम शाह। ये कई बार एसएससी में आया है, मैं आपको सीएचएसएल का डायरेक्टली एग्जांपल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या होता है, ये शासक बन जाता है, उसको हटा देता है आराम शाह को। इल्तुतमिश क्या करता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में अपनी एक छवि बना लेता है और वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। सीधे सीधे कहानी इसकी ये बन जाती है कि दिल्ली की इसने राजधानी बना ली थी, इसलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक मानते हैं दिल्ली सल्तनत का। कारण क्या है, इसकी थोड़ी लंबी हम कहानी बात कर लेते हैं। हालांकि मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे आपको बता चुका हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए, लाहौर जो था, आप जानते हैं आज के टाइम पे जो लाहौर है ये पाकिस्तान में है। हमारे तो उस समय तो पाकिस्तान और भारत एक ही था। तो ये लाहौर वाले पार्ट में क्या करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर रहता था और दिल्ली वाले एरिया को ये टारगेट, मतलब एक तरीके से कंट्रोल करता था। पर बैठता कहाँ पर था, यहाँ पे था। तो कहने का मतलब राजधानी इसने क्या बना दी थी, लाहौर। बट इल्तुतमिश की कहानी उल्टी हो गई। इसने क्या करा, दिल्ली को इसने अपना एपी सेंटर बना लिया या राजधानी बना ली, कैपिटल बना ली इसने। और इसने किसको कंट्रोल करा, लाहौर को। तो कहने का मतलब इसलिए दिल्ली सल्तनत तभी तो कही जाएगी कि आपने वहां पर अपनी सल्तनत स्टैब्लिश करी है। तो स्टैब्लिश करने के कारण ही इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और कई लोग आप देखेंगे तो कहते हैं कि राजधानी बना ली थी, कहने का मतलब वही है अपोजिट तरीके से, बट आप पूरा समझ लीजिएगा। इसलिए आपको ये भी याद हो जाएगा कि कई बार पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। बट ये आ गया था दिल्ली में और इसने इसको राजधानी बनाया, पर कंट्रोल इसने लाहौर में भी रखा था। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अभी मैं आगे आपको चंगेज़ खां वाली कहानी बताऊंगा तो ये चीज़ याद हो जाएगी आपको। अच्छा, इसके बाद क्या करता है, हमने बात कर ली क्योंकि दिल्ली की राजधानी बनाया तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया था, जबकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाया था। ये चीज़ हमने पढ़ी ली है। अब क्या लिखा है, राजा बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको शामिल करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी मैं पीसीएस के एग्जामिनेशन बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, तो इसलिए भी हमको दिमाग में रखना है ये। तो क्या करता है, ये बदायूं का सूबेदार था। और सूबेदार मतलब ये बहुत इंप्रेसिव था
एक तरीके से इल्तुतमिश एक वॉरियर के तौर पे भी आप कह सकते हैं, बट ज़्यादा ये जंग इसने करी नहीं। अब इसके बाद ये क्या करता है इल्तुतमिश, ये सबसे ज़्यादा एक कह सकते हैं कि मुस्लिम प्रिय चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता था, मतलब उलेमाओं को ज़्यादा खुश रखता था, खलीफाओं को ज़्यादा खुश रखता था। तो भी क्या करता है कि इल्तुतमिश द्वारा 40 सरदारों का गुट बनाया जाता है, जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहा गया था। ये है तुर्कान ए चहलगानी। ये कई बार एग्जाम में आया है कि तुर्कान ए चहलगानी को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, यही था इल्तुतमिश। इसको समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा वो बहुत ज़रूरी नाम हो जाता है, बलबन। बलबन इसको समाप्त कर देता है। कहानी हम बात करेंगे जब बलबन को, तो हम समझ लेंगे उसको। और कहने का मतलब है तुर्कान ए चहलगानी को बनाने वाला ये था। तुर्कान ए चहलगानी ये समझ लीजिए कि एक तरीके से समुदाय था, ग्रुप था, जिसमें आपके उलेमा भी रहते थे, धार्मिक एक तरीके से जो इस्लामिक धर्म में बड़ी बड़ी पोस्ट रखते हैं वो भी रहते थे। और ये सभी का ग्रुप 40 लोगों का था। और ये कई बार एग्जाम में आया कि बताइए तुर्कान ए चहलगानी में कितने एक तरीके से ग्रुप में कितने लोग रहते थे। ये सरदार थे सारे के सारे, और इन्हीं के हिसाब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हैं शासन व्यवस्था चलती थी दिल्ली सल्तनत की। तो पहला पॉइंट ये है, कई बार आया क्वेश्चन। अच्छा, और इसी में से बलबन भी था, एक जो सरदार बनाए गए थे इसी में बलबन भी था, तुर्कान ए चहलगानी। इसलिए बाद में इसको समाप्त कर देता है। कहानी ये हो जाती है कि बलबन को समझ में आ जाता है। हम आगे भी बात करेंगे, अभी हम बात करते रहेंगे। हाँ, लाइव देखते रहेंगे, अभी देखते रहेंगे, ठीक है क्वेश्चन को। हाँ, बलबन की बात हम कर रहे थे। बलबन क्या करता है कि ये चीज़ ये समझ के चलता है बलबन कि जैसे कि हम शासन के टाइम पे अभी इल्तुतमिश को हराएंगे, बाहर कर देते तुर्कान ए चहलगानी के हिसाब से ही, तो कल मुझे भी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, मेरे को एक ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये कहानी हो सकती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, तो इसलिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तुर्कान ए चहलगानी को। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। लाइव सेशन में आपके डाउट जो होंगे बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट क्लियर करके चलूँगा। कहाँ पर थे हम? 40 सरदारों का एक ग्रुप बना लेता, तुर्कान ए चहलगानी नाम रख दिया इसने। अब देखिए इसके बाद क्या करता है, ये अपना एक तरीके से वंशानुगत कर देते हैं, मतलब अपनी जो सुल्तान पद को इसने कहा कि हमारी एक तरीके से हायरार्की चलेगी, और जैसे मैं एक शासन के तौर पे मैं राजा हूँ, तो मेरे बाद मेरा पुत्र बनेगा, फिर मेरे पुत्र का पुत्र, मतलब एक तरीके से पूरी सल्तनत चलती रहेगी और एक परिवार के ही लोग बनेंगे। ये इसका मत था, और ये देखने को ही मिलता है आगे तक। पर उसको बलवन समाप्त कर देता है, या बहुत सारे शासक इसको आने वाले टाइम पे समाप्त कर देते हैं। पर अभी हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पद को वंशानुगत करने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। इसका एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा जब ये रुकनुद्दीन फिरोज को बना देता है शासक। यहाँ पर ये दिख रहा होगा, और यह पिक्चर रुकनुद्दीन फिरोज की, ठीक है। अब बात कहानी हो जाती है यहाँ से। अब इसके बाद क्या करता है, इसने एक एकता प्रणाली को शुरू करा। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कई बार आया। एकता प्रणाली क्या है? एकता प्रणाली, देखिए एकता प्रणाली क्या थी इसके द्वारा जो शुरू की गई थी, इसमें यह था कि जो आपके नगद वेतन दिए जाते थे पहले, उसको बंद करके इसने क्या कर दिया कि हम नगद वेतन नहीं देंगे और ज़मीन देंगे। और इतिहासकारों का मानना यह है, ज़मीन देने का कारण ये था कि अगर हम ज़मीन दे देंगे या वेतन देते हैं हम, तो ये कल धीरे धीरे अपने आप को एक सेना को एक तरीके से एक अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इसके टाइम पे इतनी लड़ाई वगैरह हुआ नहीं करती थी, और ये ज़्यादातर अपने जितने भी खजाने वगैरह उसको संरक्षित रख के तरीके से चलता था। तो इसलिए इसने क्या करा कि एकता प्रणाली को स्टैब्लिश कर दिया था। जैसे आपने कई बार सुना होगा मनसबदारी अकबर के टाइम पे चली थी, सेम ये कहानी इसने यहाँ पर करी। बट इसने क्या कर दिया कि नगद वेतन हम नहीं देंगे, आपको ज़मीन दे देंगे, जिससे आप पूरी तरीके से हमारे लिए जीवन भर तक कोई एक एग्रीमेंट हुआ करता था जिससे आप हमारे लिए काम करेंगे। तो इल्तुतमिश इसके बारे में मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एकता प्रणाली कई बार एग्जाम में आया है। फिर क्या इसके शासनकाल में चंगेज खान का आक्रमण होता है, मैंने आपको बताया था। अभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, पहले हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, बाकी हम बाद में जो लंबी कहानी है मैं आपको उससे रिलेट करा दूंगा, जिससे टॉपिक हमेशा से याद रहे हमको। तो चंगेज खान आक्रमण करता है पर भारत पर आक्रमण नहीं कर पाता है, उसकी कहानी हम आगे बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पीसीएस के एग्जामिनेशन में आया था कि बताइए इसका अंतिम जो अभियान था कौन सा था? बामियान था, बामियान। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बामियान, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश का सबसे आखिर एक तरीके से अभियान क्या था, यही था। और ये देखिए आप देखेंगे तो ये युद्ध करता ही नहीं था ज़्यादातर, इल्तुतमिश बहुत कम युद्ध करे इसने अपने शासनकाल में, राइट। फिर क्या करता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको बताया इसने कोई युद्ध में ऐसी इसकी कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि युद्ध इसके टाइम पे हुए ही नहीं थे। ज़्यादातर क्या करता था, ये युद्ध को टाल देता था, इसलिए शांति प्रिय भी कहा जाता है एक शासक के तौर पर ये इल्तुतमिश को। फिर क्या करता है, देखिए इसने लिखा है अपने अंतिम समय में इसने रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली सल्तनत का शासक नियुक्त कर दिया था। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, रुकनुद्दीन फिरोज को ये नहीं करता। अगर हम उस तरीके से देखते हैं, इसने इसके मन में सबसे पहले जो इसका शासक था जिसका नाम था नसीरुद्दीन,
नसीरुद्दीन। इसको इसने क्या करा था अपने टाइम पे, जब ये शासक था, राजा था, इसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता था नसीरुद्दीन को। और ये भी माना जाता है कि नसीरुद्दीन को ज़्यादा प्रेम करने के कारण जब ये अंतिम समय में जब इसकी हत्या कर दी जाती है, ये बंगाल का इसको शासक बना देता है। और बंगाल आप समझ लीजिए, बंगाल को आज के टाइम में हम समझ लीजिए कितना बड़ा इलाका था। आपका जो बांग्लादेश है उसको भी इसमें शामिल करिए, पश्चिम बंगाल को जोड़िए, और बिहार और उड़ीसा के इलाके को, बहुत बड़ा इलाका हो जाता है। उस पूरे इलाके को किसने कार्यभार दे रखा था? नसीरुद्दीन को। और वो एक तरीके से ये योग्य शासक था, योग्य, अयोग्य नहीं था। और ये पूरी तरीके से सोचता था कि आने वाले टाइम पे जब मैं अपना शासन व्यवस्था छोड़ूंगा, राजा पद को छोड़ूंगा, तो मैं इसको बनाऊंगा। बट कहानी क्या हो जाती है, इसका पुत्र मर जाता है। और यही मानते हैं कि जितनी भी ऐतिहासिक बुक पढ़ेंगे कि नसीरुद्दीन की मृत्यु के शोक में ही इसका स्वास्थ्य बिगड़ा और इसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। रुकनुद्दीन फिरोज को बहुत मुश्किल में बनाता है, मतलब ये चाहता नहीं था ये। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये बड़े एग्जाम में, जो यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो इल्तुतमिश का जो पुत्र था, कौन सा पुत्र था जिसको बंगाल का एक तरीके से शासन व्यवस्था या दी गई थी, तो दी गई थी नसीरुद्दीन को। पर ये मर जाता है, इसकी एक तरीके से युद्ध में इसका एक तरीके से कह सकते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत लंबी कहानी है, उसको ज़्यादा बताऊंगा तो फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। और ये काबिल शासक कह सकते हैं आप इसको, नसीरुद्दीन को। मजबूरी में फिर क्या होता है, रुकनुद्दीन फिरोज को इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इसने वंशानुगत कर दिया था कि अपने अलावा किसी और को नहीं बनाएगा, अपने पूरे परिवार के अलावा। जैसे ये तो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या बन जाता है, भतीजा था, पर इसने ऐसा नहीं चाहा था। इसने चाहा था कि मैं अपने परिवार के हिसाब से लेके चलूंगा। ठीक है, ये चीज़ याद हो गई होगी। फिर इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने यहाँ पर वन लाइनर रखे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। लंबी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। फिर क्या है, जब इसके बाद ये इसको शासक बना के चल जाता है रुकनुद्दीन फिरोज को। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। कई इतिहासकारों के इसमें मतभेद है कि ये रुकनुद्दीन फिरोज को बनाता है, पर इसके मन में था रजिया सुल्तान को बनाने का। पर रजिया सुल्तान को, मैंने आपको जैसे बोला, इसने इस्लामिक रीति रिवाजों पर ज़्यादा बिलीव करा है, इसलिए इसने तुर्कानी चहलगानी बनाया। और इसने एक बार ये बात करता है कि रजिया को शासिका के तौर पे या राजा के तौर पे हम रखें कि नहीं। तो इसके जो उलेमा थे, जो इनको मना कर दिया कि नहीं, कोई महिला हमारे तौर पे, हमारे धर्म में कोई महिला किसी कार्यभार को नहीं संभाल सकती, तो आपको अपने बेटे को ही बनाना पड़ेगा, रुकनुद्दीन फिरोज को। इसलिए मजबूरी में बना के चले जाता है, क्योंकि वंशानुगत करके गया था ये। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, पहले इसको इरेज कर लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या करना है हमको इल्तुतमिश के बारे में। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना, तो उसका नाम था आराम शाह, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा कि ये जो दिल्ली सल्तनत का जब ये शासक था उससे पहले क्या था ये, तो ये बदायूं का सूबेदार था। और एक, मैं कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंट शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत में। बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि अगर आप यूपीएससी वगैरह में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से डिटेल में नॉलेज दी जाती है। तो ये चीज़ तो है, बदायूं का ये बन जाता है शासक। ठीक है। फिर इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बनता है। और ये टाइम जरूर याद रखना है, 1210 से लेके 1236 इल्तुतमिश का शासनकाल। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में कई बार आया ये। फिर इसने 40 सरदारों को ग्रुप बनाया, जिसको कहते हैं तुर्कानी चहलगानी, और इसको समाप्त कर देता है बलबन। इसको बार बार रिलेट करते रहिएगा, कई बार आता है कि इसको समाप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। दोनों को साथ में रखेंगे तो रिलेट आसानी हो जाएगा। और देखिए, एक इसका निक नेम था जिसको कहते हैं अल्तमश। ये मैं आपको इसमें नहीं मेंशन कर पाया हूँ, तो इसको लिख लीजिएगा, अल्तमश। अल्तमश ये इसका निकनेम था। निकनेम मतलब इससे पहले शासक के तौर पे जब था ये अल्तमश, इसको बोला जाता था। निकनेम वास्तविक नाम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है हमारे पॉइंट। अच्छा, अब ये देखिए, इसको उपाधि इसको एक दी गई थी जिसका नाम था सुल्तान ए आजम। अगर आपसे पूछा जाता है सुल्तान ए आजम की उपाधि किस दिल्ली सल्तनत के शासक को दी गई थी, बहुत कम आता है एग्जाम में, पर हम इसको लिख लेते हैं, क्या पता आ जाए आपके एग्जाम में। सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी को कहा गया था। कारण क्या था, क्योंकि जितने भी इसके, हाँ, एक वाला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इसको देने वाले व्यक्ति कौन थे? बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने दिया था। मैंने आपको बोला है कि इस्लामिक तौर पे ज़्यादा बिलीव करता था, ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। कहने का मतलब है खलीफाओं की ज़्यादा जो हो गए या उलेमा हो गए, इनकी बातों पर ज़्यादा पाबंद होकर काम करता था। इसलिए इसने रजिया सुल्तान को भी नहीं बनाया शासिका, नहीं तो चाहता तो इसकी पहले प्रेफरेंस वही थी। पर जब इसको उलेमाओं ने मना करा कि नहीं, ऐसे महिला को हम नहीं बना सकते, तो इसने इसको एग्री करा था। इसलिए इसको एक तरीके से 1229 की बात है, 1229, इसको ये बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान ए आजम कहा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। लंबी कहानी इसलिए बताई कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसके बाद
कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पहले इसको देख लूँ। क्वेश्चन क्या है? टेस्ट सीरीज प्लीज। देखिए हाँ, मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी पहले मैं कह रहा हूँ क्लास ले लूँ जितने से, क्योंकि उससे ब्रेक हो जाता है मोमेंटम। क्या बोल रहे हैं ऋतुराज कुमार? टेस्ट सीरीज प्लीज। टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज देखिए इसके ऊपर चलेगी। मेरे पास अभी समय की कमी रहती है, इसलिए मैं नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। और हाँ 100% इसके ऊपर मैं क्विज टेस्ट भी लेकर आऊँगा लास्ट में। जब इसको सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो 1 साल की आपकी वैलिडिटी है, जिससे आपको पूरा कंटेंट अच्छे से मजबूती से मिलेगा। तो इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और बाकी आपका जो भी है ये 7:30 बजे का आप बिल्कुल टाइम सेट रखिएगा, इसी समय मैं आपको लाइव लेकर आऊँगा। एक बार आप एप्लीकेशन में दिन में एक बार चेक कर लीजिएगा कि लाइव है कि नहीं। कई बार रिकॉर्डेड भी आ जाएगी, बट मेरा मैक्सिमम टारगेट रहेगा कि आपको जितनी भी तरीके से हम लाइव क्लास लेकर आए, जिससे आपके कुछ भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी हम घराने के ऊपर भी लेकर आएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाँ, अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि सुल्तानगढ़ी का जो आपका मकबरा है या टॉम है, कहाँ पर है ये सुल्तानगढ़ी का, और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था। ये बहुत ज़रूरी है, किसने बनाया था? सुल्तानगढ़ी। आपने सुना तो होगा मेरे हिसाब से, सुल्तानगढ़ी का नाम बहुत फेमस है। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था आपका इल्तुतमिश, और ये कई बार एग्जाम में आया। इस बार के शायद मेरे हिसाब से सीजल के 2019 के पेपर में आया था ये, तो आपको याद रखना है। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है या टॉम है, ये किसने बनाया था? इसी ने बनाया था, आपके इल्तुतमिश ने। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में जो है, आपने बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत फेमस है। अगर आप अजमेर वगैरह जाते हैं तो पहली बात बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। ख्वाजा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन। इसको मोइनुद्दीन पढ़ते हैं, वो मोइनुद्दीन होता है, मोइनुद्दीन चिश्ती। इस जो चिश्ती है, और ये दरगाह आपकी कहाँ पर है? ये आपके अजमेर में है। और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम भी क्या था? इल्तुतमिश ही था। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अब मैंने बता दिया था सुल्तान पद को उसने वंशानुगत कर दिया था कि आप मेरे तरीके से जो भी रहेंगे वो आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे हमने क्या बात करी थी? वंशानुगत के बारे में। इसके बाद आ जाता है एकता प्रणाली के बारे में। बताया था आपको नगद वेतन देंगे जमीन के बदले, ये कहा बात हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इसने कुछ मुद्राएं भी चालू करी थी, जिसका नाम था, एक थी चांदी की मुद्रा चलाई इसने, एक थी, और एक तांबे की। देखिए चांदी की मुद्रा का नाम इसने रखा था टंका, टंका रखा था, हिंदी में ऐसे लिख लेते हैं, टंका। तांबे की मुद्रा के बारे में बोलेंगे तो तांबे का नाम रखा था इसने जीतल। पर आपके एग्जाम में जीतल बहुत बार आया है, जीतल। टंका बहुत कम देखने को मिलता है, पर पूछा जाता है कि बताइए जो इल्तुतमिश के द्वारा तांबे की मुद्रा शुरू की गई थी उसका क्या कहा गया था उसको? तो क्या था? जीतल उसको कहा जाता था। और देखिए फिर मैंने बताया कि इसने रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया था। ये जानते हैं कि अयोग्य है, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, पर ये इसके बाद फिरजिया थी, पर उसने उन लोगों की बात, उलेमा की बात पे ज़्यादा बिलीव करा और नहीं कर पाया था। एक चीज़ और बता दूं, इलबारी वंश का था ये, इलबारी, इलबारी डायनेस्टी जिसको कहते हैं, उसका था ये वंश का। ये कई बार एग्जाम में आया है कि बताइए कौन सी डायनेस्टी का था ये। तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं आपको चंगेज़ खां की कहानी बता दूं, पहले इरेज कर देता हूँ। चंगेज़ खां की कहानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, क्या पता डिटेलिंग में चले जाए। देखिए चंगेज़ खां जो था इसी समय इसने आक्रमण करने वाला था भारत में, पर कई कारण है, पर उसमें से मेन कारण मैं आपको बता दूं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप जानते हैं पंजाब, पंजाब जो आज के टाइम पे भारत के पास है, और पंजाब एक और है जो पाकिस्तान पे भी है। तो पाकिस्तान के और भारत के मिला के पूरे इलाके को बोला जाता है पंजाब। तो पंजाब में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शासन भारत में ही जो था ये आपका इल्तुतमिश इसी के अधिकार में था। अब इसमें क्या होता है कि पंजाब में ये आता है, एक इसका नाम था मुगरबनी, जलालुद्दीन मुगरबनी। यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले, जलालुद्दीन मुगरबनी। बस आपको पीछे का नाम याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, मुझे कन्फ्यूज़न होती थी, आपको ही बता दूं, मुगरबनी ये नाम था। हम क्या सोचते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के पीछे आया था आपका, क्या नाम है इसका, नाम क्या था आपका, चंगेज़ खां। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। जलालुद्दीन मुगरबनी के पीछे आता है, और ये क्या होता है, पंजाब के अंदर घुस जाता है। आप जानते हैं पंजाब से फिर क्या करता है, ये सिंध के पास तक आ जाता है। अब ये क्या हो जाता है कि चंगेज़ खां इसका पीछा करते हुए आता है, और इसको आक्रमण करने के, बहुत लंबी कहानी इसके पीछे क्यों आता है वो हमको नहीं पढ़ना, बस ये चीज़ याद रखनी है कि व्यक्ति कौन सा था। तो ये था जलालुद्दीन मुगरबनी। अभी जाता है इल्तुतमिश के पास, ये दरख्वास्त करता है कि चंगेज़ खां मेरे पीछे पड़ा, वो मुझे मेरी हत्या कर देगा, तो आप मेरे को संरक्षण दीजिए। इल्तुतमिश पहले आवेश में आके बोल देता है कि हाँ ठीक है, हम आपका संरक्षण करेंगे, ये जानते हुए कि चंगेज़ खां बहुत एक क्रूर शासक है, अगर आ गया तो एक समाप्ति कर देगा पूरी तरीके से। पर ये फिर भी एग्री कर लेता है कि ठीक है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस चीज़ से। अब क्या करता है कि जैसी फिर चंगेज़ खां अपना एक संदेश भेजता है कि अगर
तुमने किसी भी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करा तो मैं हमारे हिंदुस्तान में आके पूरे कत्लेआम मचा दूंगा, इसलिए जितना भी है इसको वापस छोड़ दो, मेरी तुमसे लड़ाई नहीं है। पर अगर तुम चाहते हो लड़ाई करना तो फिर तुम्हें इसको छोड़ना नहीं है, तो फिर मैं आ जाता हूँ वापस। तो ये सब जानते थे इल्तुतमिश को, पता था कि अगर ये आ जाता है तो कत्लेआम कर देगा पूरी तरीके से। तो ये क्या कहता है मुगर बनी को, जाओ मैं तुम्हारे को संरक्षण नहीं दे सकता, और इसके कारण फिर ये छोड़ देता है इसको। और फिर चंगेज खान इसको लेके चले जाता है। तो आपको समझ में आ गई होगी, ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि सिंध के अंदर तक आ जाता है ये। और इसलिए कहा जाता है कि आ नहीं पाया था, कई कारण ये भी है। ये कहा जाता है कि इसका अंदर ना आने का कारण ये था कि उस समय क्लाइमेट इतनी अच्छी नहीं थी, और ये जो था आपका चंगेज का बहुत लंबी लड़ाई करते हुए आ रहा था, और इसके सैनिक थक गए थे, और क्लाइमेट का बहुत फर्क पड़ता था इनको। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इतना नहीं रह सकते, कोई लंबा समय हो जाएगा हमको, तो अब वापस चले जाते, क्योंकि गर्मी के समय की बात थी ये कई इतिहासकारों के मानना है। पर ये मानना ये है कि मुगर बनी आता है और फिर ये रिक्वेस्ट करता है चंगेज खां कि अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आक्रमण करने आ रहा हूँ। और इल्तुतमिश मैंने आपको बताया था पहले से इंटेलिजेंट शासक था, तो इसने क्या बोला कि ठीक है, हम आपको इसको सौंप देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से हो गया कि यहाँ से फिर आपका चंगेज खां यहाँ से चले जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए ये ऐसा पहला तुर्की का शासक था, तुर्की था जिसने अरबी के एक तरीके से सिक्के चलाए थे। तो ये अगर आपसे आता है, वैसे बहुत रेयर देखने को मिलता है, तो ये चीज़ है, ज़रूरी नहीं, राइट। तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको शायद छोड़ दी, इसलिए मैं कहता हूँ कि पीडीएफ पे आप ज़्यादा बिलीव ना करें, कुछ चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा जब मैं मोमेंटम मिलता है उसी समय आपको दे सकता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने दो आब जानते होंगे, दो आब के एरिया का महत्व समझा था। दो आब क्या होता है, देखिए नदियों के दो इलाके के बीच में आप समझ लीजिए एक उपजाऊ क्षेत्र होता है, तो उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, फर्टाइल एरिया को, कि जो अच्छा उपजाऊ होगा उस एरिया को ही दो आब कहा जाता है। कहने का मतलब है दो नदियों के बीच में है ये, और यहाँ पर खेती या कुछ भी तरीके से पैदावार बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है। तो इसका महत्व उस समय कोई नहीं जानता था, तो इसने पहली बार ऐसा देखा। और इसके बाद आपको मैं आगे बताऊंगा तुगलक डायनेस्टी के बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक इस एरिया में बहुत अच्छे तरीके से रूल्स लगाता है, सोचता है, पर उसका एक तरीके से डिसीजन अच्छा नहीं होता। पर अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक कौन था जो जिसने दो आब के एरिया को क्या कहते हैं उसको, वैल्यू को समझा था, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए सारे क्लियर, जो मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया था। तो इल्तुतमिश के बारे में हमने बात कर ली कि दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या इसके पॉइंट ऑफ व्यू थे, क्या क्या तरीके थे। मेरे हिसाब से सबको वॉइस क्लियर हो रही होगी, ठीक है। बाकी ये रिकॉर्डेड बैच में चले जाएगा, जब आप इसको देखेंगे दोबारा से स्पीड के साथ देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहेंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए बदायूं, हाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है, बदायूं कहाँ है। देखिए बदायूं मेरे हिसाब से जो आपका, ये कह सकते हैं कि जो आप अफगानिस्तान का इलाका है, इसी के बीच में जो आप ये ज्वाइंट करेंगे यहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस वाले इलाके को कहा जाता था। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करके देखिएगा बदायूं के बारे में। और कुछ क्वेश्चन थे, घराने के बारे में बता चुका हूँ आपको, टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी डाउट सेशन में डाल दीजिएगा क्वेश्चन। तो ये है आपके इल्तुतमिश के बारे में। एक चीज़ और बता दें, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि तुर्कान ए चहलगानी का दूसरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा इसको चरगान भी कहते थे, चरगान। कई जगह इसको चरगान भी पढ़ा गया है, चरगान अगर आता है मान के चलिए, ऐसा बहुत रेयर देखा है मैंने। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको जोड़ दिया इसके अंदर, राइट। और बाकी आपकी टेस्ट सीरीज की है, इसको जैसे समाप्त करेंगे टेस्ट सीरीज भी रख देंगे, जिससे आपके कुछ भी डाउट रहेंगे तो आप उसको क्लियर करके चलेंगे। पर मेरा मानना है अगर आप अभी भी आप प्रीवियस सर्च लगाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अभी रिसेंट की कुछ भी पेपर आए होंगे उसमें मैं शामिल करूंगा। सीजल 2022 तक के पेपर मैंने इसमें अपडेटेड क्वेश्चन डाल रखे हैं। जैसे ही हम चैप्टर खत्म करेंगे, एक्सरसाइज पूरा खत्म करके एक बार एक एक्सरसाइज रख देंगे, जिससे आपके कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ एक चीज़ और बता दूं कि अच्छा एक चीज़ और छूट गई थी, और मैं क्लियर करके बता दूं आपसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए न्याय के रूप में जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, ऐसा कौन शासक था जिसने अलग से अपने दरबार में एक तरीके से कह सकते हैं कि दो शेरों के साथ एक घंटी लगा रखी थी। घंटी मतलब न्याय के लिए। जैसे आप जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं कि न्याय की जंजीर कहते हैं, आप रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं न्याय की रानी। पर इसने क्या करा था, देखिए दो शेर जो इसने अपने दरबार के आगे लगा रखे थे, और उसके बीच में एक तरीके से घंटी लगा रखी थी। जैसे भी किसी को भी न्याय की जरूरत है तो उसको निश्चिंत होकर बैल को बजा सकता था, और उसका 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसका तरीके से रिजल्ट मिल जाता था, उसको न्याय मिल जाता था। इस तरीके से बुक्स में कई बार देखने को मिलता है। अगर आता है तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, तो आज के लेक्चर के इतना ही। बाकी मैं जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। मेंस से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सिलेबस को ख़त्म कर दें। हाँ, कल ज़रूर लाइव रहिएगा। कल कोशिश करेंगे 7:30 से लेके जितने भी टॉपिक होंगे हम ख़त्म कर देंगे लगातार। जैसे आपके इसके बाद आ जाता है रजिया सुल्तान हो जाता है, फिर आगे हम बात करेंगे बलबन के बारे में, दिल्ली सल्तनत यहाँ समाप्त करेंगे। फिर और सारे टॉपिक है, जैसे फिर आपका खिलजी डायनेस्टी पे जाएंगे, तो सारे जितने भी होंगे हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।